महाराज जी अपने गांव के प्रधान हैं और कोमल सिंह के पिता जो कमाने वाला शख्स है वो केवल सोबरन सिंह है और उम्र केवल 15 वर्ष है। देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं और आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। परेशानी की जब इंतहा हो गई तो फिर उन्होंने सोचा अरे बाबा जी के पास चलते हैं, प्रधान जी के पास आजा। क्या क्यों परेशान है? एक हफ्ते से तूने कुछ खाया भी नहीं है, चल। सिंह ने वो थैला जिधर महाराज जी ने इशारा किया था थैला उठाया और उसमें से एक थैली निकाली और थैली में वास्तव में जलेबी। कौन है? महाराज जी ने आवाज दी, चल अपने साहब से कहे बाबा नीम करोरी ठंडा रहे हो। वहीं उनका कोट टंगा हुआ था, पैर ऊपर से नीचे तक का होता है, वो ओवरकोट बोलते हैं। एक कोट उन्हें दिया, पैर में जूते थे नहीं, अपने जूते भी दे दिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं काठगोदाम यानी हल्द्वानी। काठगोदाम रेलवे स्टेशन का नाम है और हल्द्वानी बिल्कुल मिला हुआ है और वहीं से जाते हैं कैंची धाम। लेकिन अभी हम आपको रोकेंगे हल्द्वानी, जहां जल संस्थान में यहाँ महाराज जी का गांव आप जानते हैं अकबरपुर है, बिल्कुल पास में एक गांव है जरौली खुर्द। वहाँ के निवासी हैं कोमल सिंह यादव। चित्र देख रहे हैं आप। तो कोमल सिंह यादव ने एक महाराज जी का ऐसा संस्मरण सुनाया जिसका सच में आपको बता दूं कि महाराज जी के ऐसे मानव देह लीला के ऐसे संस्मरण हैं जब कभी सुनते हैं तो एक आम आदमी की तरह बिल्कुल महाराज जी ने काम किया। आप गांव के प्रधान रहे, प्रधान पद का दायित्व निभाया और ऐसा ही आज का ये संस्मरण है कोमल सिंह यादव के द्वारा बताया हुआ। बताते हैं कि महाराज जी का जो गांव है, जन्म स्थान है अकबरपुर, अब जनपद फिरोजाबाद में है। पहले वो आगरा में, आगरा आपने सुना होगा जहाँ विश्व प्रसिद्ध स्मारक है ताजमहल, है ना। तो उसी जनपद में पहले आता था और अब एक नया जनपद का सृजन हुआ। कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, जहाँ की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, फिरोजाबाद। और फिरोजाबाद जनपद में अब गांव आता है अकबरपुर और अकबरपुर और जरौली खुर्द के बीच में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है हिरन गांव। ये तीन गांव हमने बताए, अकबरपुर, जरौली खुर्द और हिरन गांव। महाराज जी अपने गांव के प्रधान हैं और कोमल सिंह के पिता सोबरन सिंह उस समय मात्र 15 वर्ष के हैं। घर में यानी कोमल सिंह के परिवार की बात हो रही है। इनके पिता सोबरन सिंह 15 साल के, उनके चाचा अमीर सिंह, वर्फ सिंह उनसे छोटे हुए हैं और उनकी 2 बुआ हैं, रेशमी और जयश्री। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ये नाम उन्होंने बताए और हमें पता है तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे नाम हुआ करते थे पहले। वो दौर आपका सन 1900 का शतक चल रहा है, ठीक है। तो इसमें सोबरन सिंह का जो परिवार है, भाई 2 चाचा हैं, 2 बुआ हैं, पर माँ हैं और परिवार के अन्य जन हैं, माता पिता हैं। ऐसे में जो कमाने वाला शख्स है वो केवल सोबरन सिंह है और उम्र केवल 15 वर्ष है। देखिए बच्चे छोटे छोटे हैं और आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। लिहाजा सोबरन सिंह ने वहीं पास में एक फैक्ट्री चल रही है कांच उद्योग की, और फिरोजाबाद का वो क्षेत्र है, मैंने जैसा बताया फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। आज भी जब कभी फिल्म में आप देखते हैं और कांच की चूड़ियों की बात आती है तो फिरोजाबाद को याद किया जाता है। और वहाँ पर जो उद्योग चलता है तो ये जो कांच होता है, कांच को इतना हीटेड किया जाता है, इतने तापमान में पहुंचाया जाता है कि वो तरल हो जाता है।
फिर डाई में डाल के उसकी चूड़ियाँ निकलती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप एक बात मान के चलिएगा कि जहाँ जिस फैक्ट्री में सोवरन सिंह ने अपना काम शुरू किया है, उम्र है मात्र 15 वर्ष और पद मिला है फायरमैन का। यानी कांच को उतने तापमान में जब वो पिघल के लिक्विड बन जाता है और वो काम फायरमैन करता है। अब उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है, काम कर रहे हैं, थोड़ी आर्थिक स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी इतनी नहीं सुधरी जो परिवार बहुत अच्छी तरह से चल सके। लेकिन जब आवश्यकताएं होती हैं, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सोवरन सिंह ने दिन में एक फैक्ट्री ज्वाइन कर रखी है, एक रात में कर रखी है। एक शिफ्ट वहाँ करके आते हैं, दूसरी रात में करते हैं और इसके बाद अपना थोड़ा आराम करते हैं। फिर जो समय शेष बचता है वो खेती में लगाते हैं, और खेती भी ज़्यादा है नहीं इनके पास। सोवरन सिंह ने पास के ही, मतलब जो हिरन गांव और जरौली के बीच में, अकबरपुर के बीच में ये मिली जुली होती है गांव की जो ज़मीन, तो गांव का एक पंडित जी हैं, उनका खेत 12 बीघा बटाई पर ले रखा है। बटाई जानते हैं आप? नहीं। जिस खेत का मालिक होता है उसका खेत है, जो बटाई पर लेता है वो उसमें खेती करता है, लागत दोनों लगाते हैं। मालिक उसमें काम नहीं करता, मजदूरी नहीं करता, खेती का काम नहीं करता, वो सब बटाईदार करता है, और फिर फसल जो होती है वो आधी आधी हो जाती है। तो 12 बीघा का एक खेत ले रखा है। शेष समय में उसमें खुद भी काम करते हैं, उनकी बहनें भी करती हैं, उनके चाचा भी करते हैं, मतलब जो सब काम घर के परिवार के अन्य सदस्य हैं उसमें करते हैं। तो उस तरह से खेती से गेहूं पैदा हो जाता है, खाने की चीज़ें पैदा हो जाती हैं। तो अब जब 2 जगह नौकरी कर ली है, खेत बटाई पर लेकर काम करने लगे, मेहनत कर रहे हैं जी, तो बहुत मन से पूरा परिवार काम कर रहा है। तो अब कुछ आर्थिक स्थिति सुधरी है। अब जो घटनाक्रम शुरू होता है उस खेत से शुरू होता है। खेत में कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो जब जैसे हल जब चलाओ तो बीच में पेड़ आ गया है ना, और बुआई करो तो पेड़, छाया है तो उसके नीचे उतना उत्पादन नहीं हो पाता है, उतना जैसे गेहूँ हुआ तो उतना गेहूँ नहीं होगा कि छाया बनी रहेगी, धूप जरूरी होती है। तो उन्होंने पंडित जी से कहा, जिनका खेत था, कि साहब अगर ये पेड़ इधर से हट जाए, इनकी जगह हम दूसरी जगह पेड़ लगा देते हैं, पेड़ के बदले पेड़ लग जाएंगे, यहाँ ये हो जाएगा तो खेत साफ हो जाएगा और यहाँ फसल जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। वो पंडित जी सहमत हो गए। उन्होंने कहा भाई देखो सोवरन सिंह, आप खेत में, लेकिन कटाई इटाई सब अपनी देखो भाई, कर लो, हम कर नहीं पाएंगे कुछ। सोवरन सिंह कहा साहब ठीक है, हम इस खेत में से पेड़ हटा देते हैं। सोवरन सिंह ने कटाई शुरू कर दी। अब जो पेड़ की कटाई शुरू हुई तो जो बगल में खेत था वो बहुत रसूखदार थे, धनिक थे, तो उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं कटेगा साहब। क्यों नहीं कटेगा? होए हमारी में तो छाई आती है, हमारे खेत में भी छाई है और हम पेड़ नहीं कटेगा। भाई इस बात पर विवाद चालू हुआ, और इसी खेत की बगल में महाराज जी का खेत भी है, ठीक है ना। तो देखिए, एक सोवरन सिंह ने जो 12 बीघा का खेत लिया है वो बटाई पर है, उसकी एक बगल में कुछ और लोगों का खेत है और दूसरे छोर पर महाराज जी का खेत है, जुड़े हुए हैं तीनों खेत। इधर उन्होंने विवाद शुरू कर दिया, और बात जब ज़्यादा बढ़ी तो पुलिस बुला ली, और पुलिस बुलाने के बाद आप जानते हो पुलिस पकड़ गए, धमका दिया, और सोवरन सिंह के नाम FIR दर्ज कर दी गई। जब सोवरन सिंह के नाम FIR हो गई, अब भाई वो तो बटाईदार है, खेत के मालिक के खिलाफ नहीं हुई। उन्होंने कहा वो जो दूसरा आदमी था उनसे व्यवहार खराब होगा, यही पेड़ काट रहे थे तो इनके नाम कर दो। ये कुछ ईर्ष्या भी गांव में होती है कि साहब उनके यहाँ ऐसा बढ़िया काम चल रहा है, तो अब ऐसा कर दें कि इसको जो है काम ख़त्म कर दें, उनसे दुश्मनी भी ना हो। जब ये चल रहा था तो हुआ क्या, सोवरन सिंह के नाम FIR हो जाती है। अब सोवरन सिंह भागे भागे फिर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ ले, हर समय पुलिस का डर। और पुलिस को जब कोई
ऐसा मुकदमा मिलता है तो वो क्या करती है पुलिस? पुलिस ने एक लड़ाई झगड़े का किया, कहीं चोरी हुई तो वो भी उसी के नाम लिख दिया, और कहीं कोई चीज़ बरामद होती है चोरी की तो उसमें कह लिया कि साहब यहाँ से बरामद हुआ, कुछ और चोर पकड़े गए तो उनमें कह दिया कि ये भी शामिल थे। इस तरह से उनके नाम कई मुकदमे दर्ज कर दिए पुलिस ने। और सच में मैंने तो पत्रकारिता की है और पुलिस से ऐसे संपर्क रहे जिसमें हमने ये देखा है। मेरी कभी पुलिस से मित्रता नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे जो लगा मैंने वो लिखा। और कुछ ऐसे अच्छे व्यक्ति, मैं दोष नहीं दे रहा, बिना पुलिस के कानून व्यवस्था संभल नहीं सकती, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो समाज के अलग धारा में कुछ और विकास कर सकते थे, उन्हें ऐसे केसों में उलझा दिया जाता है जहां उनकी राहें अलग हो जाती हैं। तो ऐसा ही सोवरन सिंह के साथ हो रहा है। वो बेचारे किसी केस में नहीं हैं और उनके नाम कई FIR हो गई हैं। अब वो परिवार में खाने के लाले पड़ गए हैं, नौकरी कर नहीं पा रहे हैं, अब बड़े परेशान हैं। परेशानी की जब इंतहा हो गई तो फिर उन्होंने सोचा, अरे बाबा जी के पास चलते हैं, प्रधान जी के पास चलते हैं, और लुकते छिपते डुकते, है ना, ये गांव की भाषाएं हैं, पहुंचते हैं रात के लगभग 12:30 बजे डाक बगलिया में। डाक बगलिया तो आपने देखी है ना, महाराज जी का जो ऑफिस कहें गांव का, वही होता था जो गांव में चौपाल कहते हैं। तो बस 12:30 बजे महाराज जी की कुंडी खटकती है, सामने देखते हैं सोवरन सिंह है। आजा, क्या क्यों परेशान है? एक हफ्ते से तूने कुछ खाया भी नहीं है, चल खा ले कुछ। अब जिसे एक हफ्ते से पेट भर भोजन नहीं मिला है, महाराज जी के पास आते ही उन्होंने साफ कह दिया कुछ खा ले। लेकिन रात के 12:30 बजे क्या रखा है? अरे देख उधर वो थैला पड़ा है ना, उसमें देख ले कुछ होगा खाने को। जैसे ही महाराज जी ने ये कहा कि थैले में कुछ पड़ा होगा, और सोवरन सिंह ने सोचा कि यार अगर जलेबी मिलती यहाँ गरम गरम तो क्या बात थी। ये दिमाग में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र से हम भी बिलोंग करते हैं, और जब कभी दावत आती है कहीं पर, है ना, तो लगता है कि यार आज तो मिठाई मिलेगी, है ना। और सच में वो दौर था कि जब कोई मेहमान आता था तब पूड़ी बनती थी। अक्सर ऐसा नहीं होता था कि घर में पूड़ी तल लीजिए, कचौड़ी बना लीजिए, तब मेहमान आता था तब पूड़ियाँ बनती थी, और घर के बच्चे इंतज़ार करते थे कि मेहमान खा ले और फिर कुछ बच जाए तो हमको भी एक एक दो दो मिलेगी। वो दौर था। और फिर मिठाई मिल जाए, कहने क्या है। तो सोवरन सिंह के दिमाग में ये आ रहा है कि महाराज जी ने कहा कि वो थैले में अगर जलेबी खाने को मिले तो आनंद आ जाएगा, और मन में आ रहा है कि गर्मा गर्म हो। सोवरन सिंह ने वो थैला, जिधर महाराज जी ने इशारा किया था, थैला उठाया और उसमें से एक थैली निकाली, और थैली में वास्तव में जलेबी, और वो भी गर्मा गर्म। अब आप देखिए रात के 12:30 बजे हैं। अकबरपुर अभी भी शहर से दूर है, 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में है। मैंने आपको दिखाया है, रास्ता भी अभी उतना, और उस समय तो और ज़्यादा ग्रामीण परिवेश होगा। और उस समय रात के 12:30 बजे सोवरन सिंह को एक हफ्ते से भोजन नहीं मिला है, और उन्हें उस थैले में से गर्मा गर्म जलेबी मिली। तो सोवरन सिंह ने छिक के खाई। छिक जानते हो? नहीं जानते हो? मतलब पेट भर के खाई जलेबी, जब ऊपर तक हो गए नहीं ठीक। जब डकार मार ली, डकार जानते हो, जब आदमी भोजन कर लेता है, खूब कर लेता है, तो उसे डकार आती है। तो डकार आ गई, तब सोवरन सिंह रुके। महाराज जी ने देख लिया कि खूब खा ली हैं, जा सो जा अब। और फिर सोवरन सिंह इतने लंबे समय के बाद, जब से ये लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद वो लेटे, और वो फिर उस रात खूब सोए। लेकिन लगभग सुबह के 4 बजे है, महाराज जी ने आवाज़ दी, सोवरन चल उठ, तैयार हो। अब आप समझिए कि जनवरी का महीना था, और सोवरन सिंह 4 बजे, चल भाई कप्तान के पास चलना है।
सोबरन सिंह उठे नित्य क्रिया के साथ, नहीं चलो महाराज। महाराज भी चल दिए साथ में, और साथ में सोबरन सिंह है। दोनों लोग चलते जा रहे हैं पगडंडी पर, खेत की पगडंडी होती है ना, मेड़ जिसे कहते हैं, उस पर जाते हैं और चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर पहुंचते हैं तो वहाँ बच्चा बाबा का, एक बच्चू बाबा कहते हैं उनको, उनका आश्रम है, वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँच के कोई सवारी करते हैं, कोई सवारी मिलती है, जो कुछ मिला हो उन्हें। उस समय कोई छोटा सा अलग तरह के ट्रक हुआ करते थे, वो अलग दौर था। तो वहाँ से आप पहुँचते हैं आगरा, और आगरा में कप्तान के बंगले पर पहुँच जाते हैं सुबह 6 बजे। घना कोहरा है, ठंड भयंकर है, आजकल जैसी चल रही है ना, वैसी ही सर्दी चल रही है। और उस सर्दी में सोबरन सिंह के पास केवल एक कुर्ता है, धोती है और ठुठुर रहे हैं, लेकिन चलते जा रहे हैं। कहीं कहीं जब चलते हैं तो दांत ऐसे होती है ना, जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, कपड़े होते नहीं हैं, तो इस तरह का उन पर माहौल है, सर्दी का कोहरा है, दिखाई कुछ पड़ नहीं रहा है। आप 6 बजे पहुंच गए कप्तान के बंगले पर, यानी एसपी आगरा। अब चाहे कोहरा हो चाहे कुछ भी हो, मतलब कप्तान के बंगले पर एक पहरा रहता है, चौकीदार जिससे कह सकते हैं। तो उसने कौन है? महाराज जी ने आवाज़ दी, चल अपने साहब से कह बाबा नीम करोरी आए हैं। उस पहरा ने, चौकीदार ने अंदर जाके बताया कि बाबा नीम करोरी आए हैं, और इतना बताना था कि साहब रजाई हटा के और खीरे चले आए, आइए महाराज जी आइए आइए। सोबरन सिंह ने देखा कि जिला का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी महाराज जी को जैसे ही खबर गई है, पहले सोच रहे थे जाने मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे, क्या होगा, दिमाग में 50 कहानी आ रही थी। लेकिन उन्होंने ये देखा कि साहब जो हैं पुलिस के वो आए और कहते आइए महाराज, और महाराज और उनको साथ में लेके अपने अंदर ले जाते हैं, बिठाते हैं, और बिठाते फिर एसपी साहब पूछते हैं, बताओ महाराज क्या आदेश है। महाराज जी बताते हैं कि ये सोबरन सिंह है, हमारा चेला है समझो, और इस पर तुम्हारी पुलिस ने बड़े मुकदमे लगा दिए हैं, ये बहुत परेशान है, इसको ज़्यादा खाने पीने तक की किल्लत है इसके पास, और देख रहे हो सर्दी में ठिठुर रहा है, और इसके पास कुर्ता पहनने को कपड़े नहीं, खाने को दाने नहीं, और तुम्हारी पुलिस ने इतने मुकदमे लगा दिए हैं। क्या नाम है? सोबरन सिंह। अरे इसके तो इनकाउंटर के आदेश हो चुके हैं। एसपी ने जैसे ही ये बताया, इनकाउंटर जानते हैं आप, मतलब पुलिस ऐसे अपराधियों को मुठभेड़ में मार देती है। अब मुठभेड़ 2 तरह की होती हैं, ये भी मैं सामान्य बात है, सामाजिक बात है, इसलिए बता देता हूँ। एक पुलिस प्रायोजित करती है और एक सडनली बदमाशों से मुकाबला होता है। अब मैं उसके बीच में नहीं जाऊँगा, मैं आपकी कहानी पर आता हूँ। मतलब ये था कि पुलिस को ये आदेश थे कि सोबरन सिंह मिले, उन्हें मार दिया जाए। तो एसपी ने बताया इनके तो इनकाउंटर के आदेश हो चुके हैं। उन्होंने कहा तू देख ले कितना तेरा पुलिस कैसे काम करती है। महाराज जी ने हल्की सी डांट लगाई, और तू ऐसा कर, तू जांच कर ले इसके। एसपी साहब ने कहा अब चिंता मत करो, ये आपका चेला है, मैं भी आपका चेला हूँ, और हम तो दोनों भाई हो गए। अरे भाई ऐसा करो, तुम ठंडा रहे हो। वहीं उनका कोट टंगा हुआ था, पैर ऊपर से नीचे तक का होता है, वो ओवरकोट बोलते हैं। एक कोट उन्हें दिया, पैर में जूते थे नहीं, अपने जूते भी दे दिए। बोले अरे भाई पहन लो, अब तुम भाई हो, अब चिंता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। कप्तान ने अपना कोट दे दिया, अपने जूते दे दिए, और कोट पे जानते हो बैच सब लगा होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस और वो सब था उसमें। सोबरन सिंह ने फटाक से वो कोट वहीं पहन लिया, जूते भी पहन लिए, और फिर महाराज जी के साथ वापस चले आए। कप्तान ने उनके जो केस थे सोबरन सिंह पे, सारे केस अपने पास मंगा लिए, स्वयं जांच की और पाया कि वास्तव में ये व्यक्ति गरीब है, अपराधी नहीं है,
इसकी प्रवृत्ति झगड़े वाली नहीं है। ये इस तरह से मुकदमे इस पे लिखिए, जो भी हुआ उनके सारे मुकदमे खत्म हो गए और सोवरन सिंह बिल्कुल बरी हो गए। कोमल सिंह कहते हैं कि अगर मेरे पिताजी का इनकाउंटर हो जाता तो मेरे परिवार का क्या होता, हम लोग क्या करते, हम लोग जिस स्थिति में होते, शायद महाराज जी की कृपा थी तब हम आज अपना जीवन जी रहे हैं। ये सब चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने ये कहानी के साथ एक कहानी और बताई। कोमल सिंह ने बताया कि हमारे पिताजी फिर बड़े आराम से अपनी नौकरी करने लगे, खेती काम बढ़िया चलने लगा, और जब वो छूट गए, और एक बताते हैं कि जब पिताजी को जब वो कोट था ना, तो पिताजी बड़े रौब से निकलते थे गांव में, कप्तान का कोट, जूते, और घूमते थे। कभी कभी ऐसा होता ना, उस पर लिखा भी था उत्तर प्रदेश पुलिस, और ये सब बैचेस लगे हुए थे, और वही ऐसे ही पहन के निकलते थे। तो लोग कहते थे अरे वही सोवरन सिंह है, जी कहाँ से मार दिया, है ना। इस तरह की बातचीत किया करते थे। और गांव में आपको बता दें, अब तो लोग समझदार हैं, तब भी समझदार थे, लेकिन झगड़ों की जड़ जो है ना, जर जोरू और ज़मीन। जर संपत्ति का होता है, जोरू यानी किसी महिला का मामला हो तो लड़ाई होती है, और ज़मीन पर लड़ाई होती है। तो ये सब चलता रहता है। कभी नाली किसी ने निकाल दी इधर तो झगड़ा हो गया, कभी खेत काट रहे हैं और खेत के जो पार्टीशन होती है उसको मेड़ कहते हैं, और जो मेड़ ऊंची ऊंची मिट्टी थोड़ी सी बांध देते हुए मेड़ कहते हैं, तो उस मेड़ को किसी ने काट दिया अपना खेत बढ़ाने के लिए। ये ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा ही फिर एक मुकदमा सोवरन सिंह को और लगा था, और उस मुकदमे में सुनवाई चल रही थी। जब मुकदमे में पहले जो मुकदमे होते थे उनकी भी ऐसी सुनवाई होती थी जैसे आजकल हो रही है, तब दबाव इतना नहीं था अदालतों पर, न्यायालय पर, तो माननीय न्यायालय बड़े आराम से काम करते थे। अब उन न्यायालयों में बहुत दबाव है, लड़ाई का, झगड़े का, मुकदमों का दौर का। तो जो मुकदमा सोवरन सिंह पे चल रहा था वो फाइनल सुनवाई में चल रहा था, और उसमें 2 गवाह थे, राम किशन सविता और रामदास शर्मा। अच्छा, जो विपक्षी थे वो काफ़ी दबंग टाइप थे, रसूखदार जिन्हें कहते हैं, जिन कहते हैं कि एकदम जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं, है ना, इस तरह के थे। तो जो गवाह राम किशन सविता और रामदास शर्मा जी, ये दोनों उनके दबाव में थे। तो गवाही जैसी होगी फिर वैसे ही जज साहब तो वही न्याय देंगे ना, निर्णय जो सामने आएगा। सोवरन सिंह को ऐसा लग रहा था कि अब ये गवाही अगर मेरे विपक्ष में हो गई तो मैं मुकदमा भी हार जाऊंगा। फिर पहुंचे महाराज जी के पास कि महाराज जी, हम तो यहाँ पे सही हैं, आप देख लो। अरे तू चिंता मत कर, मैं चलूंगा तेरे साथ। और जब महाराज जी ने ये आश्वासन दे दिया तो सोवरन सिंह समझ गए कि अब हम जीत जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। फाइनल तारीख पर जिस दिन गवाही होनी थी, पहुंचे राम किशन सविता और रामदास शर्मा दोनों महाराज जी के साथ, और सोवरन सिंह भी हैं। अदालत में पहुंचे, सच्ची सच्ची बात कही, न्याय हुआ और सोवरन सिंह मुकदमा जीत गए। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे ऐसे विवाद हैं, बहुत सारी कृपा के, चमत्कार के ऐसे संस्मरण हैं जो महाराज जी के आम लोगों के बीच में बिल्कुल आम व्यवहार से हुआ। कभी सोच सकते हैं कि महाराज जी किसी की सिफारिश में चले गए किसी के पास, सोचा जा सकता है कि गवाही दिलवाने के लिए खुद चले गए, है ना। हम लोग तो सपने में भी आ जाते हैं तो कितने बाग बाग हो जाते हैं। तो महाराज जी के बड़े संस्मरण हैं। ये संस्मरण मैं भाई कोमल सिंह जी को धन्यवाद देते हुए, और ये जिनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है वो पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर, आयकर आयुक्त बड़े भाई सतीश चंद्र अग्रवाल के सौजन्य से ये मिला है। तो मैं उन्हें भी ये धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप सबके पास भी अगर कोई ऐसा सच्चा संस्मरण हो तो मुझे ज़रूर भेजिएगा। ये बातें महाराज जी के भक्तों को सुनाकर मुझे भी अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी संस्मरण के साथ, तब तक के लिए राम राम।